हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक नाम जो कि लास्ट 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है वो है मोतीलाल ओसवाल। इट्स बिकॉज ये एएमसी लास्ट 2 सालों में जितने भी कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड लेके आई है उन सभी ने अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट काफ़ी बड़े लेवल पे अल्फा जनरेट किया है। एंड विद द सेम इंटेंशन अब मोतीलाल ओसवाल एक और नए फंड के साथ मार्केट में आ रहे हैं जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड। नाउ एज द नेम सजेस्ट ये फंड कंजम्पशन एज अ थीम में इन्वेस्ट करेगा, यानी ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। और कंजम्पशन थीम में भी ये पर्टिकुलरली प्रीमियमाइजेशन थीम्स के जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे, जो कि एक हाई ग्रोइंग सेगमेंट है। नाउ इट्स अ फैक्ट कि थीमेटिक कैटेगरी के फंड्स में आपको अदर रेगुलर फंड्स की कैटेगरी से ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है, बट इन्वेस्टर्स स्टिल चूज टू इन्वेस्ट इन दीज फंड्स। इट्स बिकॉज दे नो कि अगर आपने एक थीमेटिक फंड में एक राइट टाइम पे इन्वेस्ट किया तो इनमें जो आपको ग्रोथ का पोटेंशियल भी देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। एंड इसीलिए आज के हमारे वीडियो में हम मोतीलाल ओसवाल के इसी कंजम्पशन फंड के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिस कंजम्पशन एज अ थीम पे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी इंडिया में ग्रोथ पोटेंशियल क्या है आने वाले टाइम में, और इस इंडस्ट्री के फ्यूचर ट्रेंड्स को भी देखेंगे। सेकेंडली हम इस फंड के पोर्टफोलियो पोजीशनिंग को समझेंगे कि किस तरीके से किस स्ट्रेटजी के बेसिस पे ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे आप ये एंटिसिपेट कर पाओ कि किस तरीके के रिटर्न्स आपको इस फंड से देखने को मिल सकते हैं। और थर्डली मैं आपको इस फंड के एनएफओ से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो अ क्विक डिस्क्लेमर, इस फंड से रिलेटेड जो भी डिटेल्स और डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो प्योरली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करूंगा। तो प्लीज़ उसके बेसिस पे किसी बाइंग या सेलिंग डिसीजन को मत लीजिएगा एंड अपनी खुद की रिसर्च जरूर से करिएगा। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो देखिए, जैसा हमने देखा कि ये जो फंड है ये कंजम्पशन एज अ थीम पे इन्वेस्ट करेगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ये कंजम्पशन की जो थीम है इसके भी दो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के कंजम्पशन हमें देखने को मिलते हैं। एक हमारा आता है बेसिक कंजम्पशन, जिसमें मोस्टली फूड आइटम्स आ जाते हैं जो कि हमारे डेली सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और अदर बेसिक आइटम्स जो कि हमें डेली लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है, जिसमें बेसिकली हमारी नीड्स आ जाती हैं। और इसके अलावा एक सेकंड टाइप ऑफ कंजम्पशन आता है जो कि एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का पार्ट आता है, जो कि भले ही हमारी नीड्स ना हो पर ये एस्पिरेशंस पे हमारी स्पेंडिंग होती है। और इस तरह की स्पेंडिंग को हम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बोलते हैं, और ब्रॉडर टर्म्स में नॉन फूड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो कंजम्पशन एज ए थीम पे जो बेसिक कंजम्पशन होता है लाइक फूड एक्सपेंसेस, इसमें आपको कोई ड्रामेटिक ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, इसलिए ये एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है जिसमें आपको ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। बट वहीं अगर आप इसके अदर साइड यानी नॉन फूड एक्सपेंसेस वाले पार्ट पे देखोगे, जिसमें प्रीमियमाइजेशन भी आ जाता है, उस सेक्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। और ये ग्रोथ आपको तब देखने को मिलती है जब एक कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम होता है वो इंक्रीज होता है। जहाँ पर अगर आप आज इंडिया की बात करोगे तो इंडिया आज के टाइम वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट है, जहाँ पर अगर आप ऐसे कंज्यूमर्स का डेटा देखो जो कि डेली $12 स्पेंड करते हैं, यानी इन एन अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में डेली स्पेंड करते हैं, तो ऐसे लोगों का 2024 में नंबर 52.9 करोड़ था। और ये नंबर एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक 46% से बढ़ के 77.3% हो जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ी जंप है। और ये जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसको अगर आप अदर कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो इवन इंडोनेशिया जैसे जो स्मॉल कंट्रीज है उनकी ग्रोथ से भी लगभग ये जो ग्रोथ है वो डबल है। और अगर आप बात करोगे चाइना और यूएस जैसी कंट्रीज से तो इससे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। और स्पेंडिंग के पीछे का रीज़न है इंडिया की राइजिंग इनकम लेवल, जहाँ पर राइट नाउ इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, यानी ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ के बाद से उस नंबर में एक ड्रामेटिक शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। और यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि आगे आने वाले 2047 तक ये जो हमारी पर कैपिटा इनकम है काफ़ी बड़े लेवल पे ग्रो करेगी। और जब लोगों की अंडर डिस्क्रिशनरी इनकम ग्रो होती है तो उनकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। ना इंडियंस की ये जो इंक्रीजिंग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के अर्ली साइंस हमें ऑलरेडी देखने को मिलने लगे हैं। अगर आप इंडिया की क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी मार्केट का डेटा देखो, यहाँ पर डेटा खुद ये बोलता है कि हमारी जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है इन द फूड डिलीवरी मार्केट और क्विक कॉमर्स कंपनीज, वो फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच में 19.1% सीएजीआर से ग्रो करी है। और इवन इतने बड़े बेस के बाद भी आने वाले 2 सालों में एक्सपेक्टेड है कि ये ग्रोथ 11.1% सीएजीआर से होगी। और अगर आप टोटल मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स का नंबर देखो तो ये जो डेटा है वो लास्ट 3 ईयर्स में 12.8% सीएजीआर से ग्रो हुआ है, और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 5 ईयर्स में भी 11.1% सीएजीआर से ग्रो होगा। ना इस चीज़ से हमें ये तो समझ आ गया कि इंडिया के केस में ये जो कंजम्पशन एज अ थीम है ये ग्रोइंग ट्रेंड है, और ये आगे और भी कंटिन्यू रहेगा। पर अब हम समझते हैं कि आने वाले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री में कौन से हमें टेलविंड्स देखने को मिलने वाले हैं, यानी ट्रेंड्स देखने को मिलने वाले हैं।
और ये भी समझेंगे कि ये जो कंजम्पशन या फिर प्रीमियमाइजेशन का थीम है, ये कितना लंबा कंटिन्यू रह सकता है। नाउ देखिए, ये चीज़ तो हमने खुद ही ऑब्जर्व करी है कि लास्ट कुछ टाइम में इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है, जिसमें सबसे रीसेंट हमारा स्टेप रहा है हमारे जीएसटी कट्स, जिनको कि हम लोग जीएसटी 2.0 भी बोल रहे हैं। जहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी सारे एग्जिस्टिंग जीएसटी रेट्स को कट किया गया है, जहाँ पर ऐसे आइटम जो कि 12% जीएसटी के रेट पे आ रहे थे, उनको कट करके उन पे जीएसटी अब 5% कर दिया गया है। 28% जीएसटी के आइटम्स को कट करके 18% स्लैब में कर दिया गया है, और 28% के स्लैब को हमेशा के लिए रिमूव कर दिया गया है। और काफ़ी सारे आइटम्स जो कि 18% जीएसटी के स्लैब में पहले आ रहे थे, उन आइटम्स को अब से 5% स्लैब में कर दिया गया है। और इन चीज़ों के करने के पीछे का रीज़न यही है कि जब जीएसटी के आइटम्स पे रेट कम होंगे, तो उस वजह से इन आइटम्स की जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, और इनका जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। सेकेंडली, लास्ट यूनियन बजट में हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स रैशनलाइजेशन भी किया है, जहाँ पर अप टू 12 लाख रुपीज़ तक आपसे नो इनकम टैक्स लगेगा, और इससे इंडियन कंज्यूमर के हाथ में एडिशनल 1 लाख करोड़ तक बचेगा, जिसे अगेन वो कंजम्पशन पे स्पेंड करेंगे। इसके अलावा अगर आप इंडिया के मैक्रो ट्रेंड्स को भी देखो, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर हमें दिसंबर 2024 के बाद से आरबीआई के थ्रू रेट कट्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर जो रेट कट्स हमारे दिसंबर 2024 में 6.5% के राउंड थे, वो आज के टाइम इंटरेस्ट रेट 5.5% चल रहा है, और ये और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में कट होगा, बिकॉज रेट कट्स डिपेंड करता है इन्फ्लेशन लेवल्स पे। और अगर आप देखो तो लास्ट 10 ईयर्स में हमारे जो इन्फ्लेशन लेवल्स है राइट नाउ वो अभी लोएस्ट एवर पे चल रहे हैं, और उसके पीछे का रीज़न है चीपर ऑयल और गुड मानसून का आना। और इसी वजह से फर्दर जब रेट कट्स होंगे तो हमारे कंजम्पशन में और भी ज़्यादा हमें बूस्ट देखने को मिलेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, ये जो हमें पूरी कंजम्पशन साइकिल देखने को मिल रही है, ये केवल एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स लाइक रेट कट्स या फिर इन्फ्लेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि एक ब्रॉडर ट्रेंड भी हमारी इकोनॉमी में देखने को हमें मिल रहा है, जो कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, जहाँ पर हमारा जो फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसकी वजह से भी हमारे कंजप्शन में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इंडिया के केस में हमारे पास जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, और जिस भी कंट्री में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उधर ऑटोमेटिकली सी बात है कि ये जो पॉपुलेशन जब पैसा कमाएगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो कंजप्शन और डिस्क्रिशनरी चीज़ों पर भी स्पेंड करेगी। एंड अमंग ऑल द मेजर इकोनॉमीज हमारे यहाँ पे ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। ऑन टॉप ऑफ दिस, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर तो ये है कि इन सारी एडवांटेजेस के बावजूद अगर आप इंडिया के डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के पेनिट्रेशन को देखो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो ऐसे में इंडिया का जो कंजम्पशन ड्यूरेबल का मार्केट साइज है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, अगर आप इसको अदर कंट्रीज लाइक जर्मनी, यूके या जापान जैसी कंट्री से कंपेयर करो। यानी हमारे यहाँ पेनिट्रेशन का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, और हमारे यहाँ पर जो कंजम्पशन है वो 5x से ग्रो कर सकता है आने वाले 5 ईयर्स में। अब इस पूरी डेटा से हमें इस चीज़ का तो आइडिया लग गया कि इंडिया के केस में ये जो कंजम्पशन एज अ थीम का पेनिट्रेशन है, ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है और एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ साइकिल का हिस्सा है। अब हम आते हैं अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जहाँ पर हम मोतीलाल ओसवाल के कंजम्पशन फंड के एक्चुअली जो पोर्टफोलियो एलोकेशन की स्ट्रेटेजी है और पोर्टफोलियो पोजीशनिंग है उसको समझते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि ये जो फंड है ये डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में भी पर्टिकुलरली प्रीमियमाइजेशन के सेक्टर पर फोकस करेगा। अब प्रीमियमाइजेशन में कई सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, लाइक ज्वेलरीज आ जाता है, हमारा लग्जरी हाउसिंग आ जाता है, ब्रांडेड क्लोथिंग आ जाता है, लिकर आ जाता है, प्लस होटल्स वगैरह के सेक्टर आ जाते हैं। तो इन सारी सेक्टर पे ये फोकस करेंगे, जहाँ पर एक हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो बनाएंगे जो कि एक हाई एक्टिव रेशियो रखेगा, यानी इसमें जो स्टॉक्स होंगे वो हाईली एक्टिव रहेंगे, यानी इसको चेंज करते रहा जाएगा विथ ट्रेंड्स। इसके अलावा इसके जो पोर्टफोलियोज हैं उनमें केवल ये 20 to 25 स्टॉक्स ही रखेंगे, जहाँ पर इनके फर्दर डिटेल्स में उन्होंने ये भी शेयर किया था कि ये 30 स्टॉक से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे। और इसके अलावा जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये जो फंड है ये हाई इमर्जिंग ट्रेंड्स पर फोकस करेगा इन द कंजम्पशन थीम, जैसे कि ऑर्गेनाइज रिटेल, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, हाई ग्रोथ रिटेल लेंडर्स, कंजम्पशन और हेल्थ केयर की थीम, जहाँ पर ये एक हाईली फोकस्ड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कम स्टॉक्स का ही पोर्टफोलियो रखेंगे, पर उसका फोकस रहेगा कि वो जो स्टॉक्स हो वो हाई ग्रोथ स्टॉक्स हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ये देखो कि कौन से अलग अलग थीम्स या फिर सेक्टर्स पे फोकस करेंगे, तो ये चाइना प्लस वन थीम पे ही फोकस करेंगे, जहाँ पर केमिकल कंपनीज जो कि चाइना प्लस वन का ऑल्टरनेटिव बन रही है उनमें इन्वेस्ट करेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की कंपनीज पर भी फोकस करेंगे। जैसा हमने देखा कि रिसेंटली इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, और इन द सेमीकंडक्टर थीम में भी ये एंटर कर रहे हैं। मेक इन इंडिया जैसी कंपनीज लाइक ऑटो, ईवी, कंज्यूमर गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेंगे। और अदर देन दिस, जितने भी सेक्टर्स आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सारी सेक्टर की कंपनीज जो हैं इन पे ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ये देखो तो इनका ये कहना है कि इनका जो कोर पोर्टफोलियो का थीम है लाइक कंजम्पशन थीम, उसमें एटलीस्ट से 65% अपनी इन्वेस्टमेंट तो रखेंगे ही, बट ये फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे कि 25% अपनी इन्वेस्टमेंट इस थीम के बाहर रखें, अगर फॉर एग्जांपल जो ओवरऑल ब्रॉडर थीम है मार्केट की, अगर वो उस पर्टिकुलर कंजम्पशन की थीम को नहीं फोकस करती है या फिर नहीं सपोर्ट करती है कुछ टाइम के लिए, तो फॉर बेटर डाइवर्सिफिकेशन ये 25% अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर रखेंगे, और रिस्क मिटिगेशन के लिए 10% ये अपनी इन्वेस्टमेंट रखेंगे लाइक डेट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में। यानी ओवरऑल अगर आप इनके पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग देखो तो इनका मेन फोकस तो ग्रोथ कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है इन द कंजम्पशन थी, पर उसके अलावा
थोड़ी ये फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे कि अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करता है तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रख के ये अदर सेगमेंट पे भी फोकस कर लेंगे और थोड़ा डेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो थोड़ा मैनेज हो पाए ना। बिफोर वी जंप टू द थर्ड पार्ट ऑफ आवर वीडियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि धन अपने प्लेटफॉर्म पे अपने यूजर्स को उनके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड को प्लेज करके एक एक्स्ट्रा कैपिटल जनरेट कर सकते हो, जिससे फर्दर आप अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी को फ्यूल कर सकते हो। इस फंक्शन को ओपन करने के लिए डायरेक्टली आपको अपने धन के प्लेटफॉर्म पे जाके सबसे पहले अपने म्यूचुअल फंड में डीमैट म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन को एक्टिवेट करा लेना है, और उसके बाद उस ऑप्शन के एक्टिवेट होने के साथ ही आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में जाना है, राइट स्वाइप करके लास्ट में डीमैट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके नीचे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा गेट मार्जिन का। उस पर क्लिक करते ही साथ आपको एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपको बता देगा कि आपके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट आपको कितना मार्जिन मिल रहा है ना। फाइनली हम आते हैं अपने वीडियो के थर्ड पार्ट पे, जहां पर इस फंड के एनएफओ से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो देखिए, अगर आप एनएफओ की डेट की बात करो तो इस फंड का एनएफओ 1 अक्टूबर को आएगा और 15 अक्टूबर तक ओपन रहेगा, यानी इस ड्यूरेशन में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अदर देन दिस, इस फंड में जैसे हमने डिस्कस किया, ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, और इसमें अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बात करोगे तो एक्सपेंस रेशियो कंपनी ने भी एक्जैक्टली डिस्क्लोज नहीं किया है कि कितना रहेगा, बट एग्जिट लोड के बारे में बताया है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट के बाद 3 मंथ से पहले अपना पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और अगर आपने 3 मंथ के बाद इसमें विड्रॉ किया तो इसमें आपको कोई भी एक्सपेंस एग्जिट लोड पे नहीं करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ऑप्शंस की बात करोगे तो इस फंड के केस में आपको ग्रोथ का ऑप्शन मिलेगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा, और अदर ऑप्शंस मिलेंगे। थर्डली, इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपीज से कर सकते हो, और बोथ एसआईपी और लमसम के फॉर्मेट में आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि कंजम्पशन एज अ थीम इंडिया में आने वाले टाइम में और भी ब्रॉडर लेवल पे प्ले आउट होगी या नहीं। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट कि इस पर्टिकुलर थीमेटिक फंड को इंडस्ट्री के और भी दूसरे थीमेटिक फंड से कंपेयर करूँ तो कमेंट बॉक्स में थीम लिख दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.